रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन। एपिसोड 10। आर्यन कशिश के साथ प्यार करने में बिजी था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा, जिसे उसने शुरू में तो इग्नोर किया, लेकिन जो वापस भेजने लगा तो वह उसे इग्नोर नहीं कर पाया और उसे उठा लिया तो देखा कि उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा है। और फिर आर्यन ने उसे अपने कान से लगाया और उसका असिस्टेंट बोला, सर मीटिंग के लिए आपके केबिन में भेज दूं। आर्यन ने खुद की हालत देखी और फिर वह बोल, 10 मिनट बाद भेजना। उसके बाद आर्यन ने अपना फोन अपने पॉकेट में रख लिया और कशिश के ऊपर से उठ गया तो कोशिश हैरान सी हो गई और वह भी उठकर बैठ गए और अपनी निकली हुई स्लीव स्ट्रेप्स को ठीक किया। उसके बाद कशिश आर्यन से बोली, आप जा रहे हो? आर्यन अपने पर बेड से नीचे लटकाकर अच्छे से बैठ गया और बोला, हाँ, मीटिंग है मेरी। कशिश ने अपने पैरों को अच्छे से समेट लिया और बेड के सिरहाने से लगाकर बैठ गई और बोली, अच्छा ठीक है, फिर जाओ। आर्यन ने इस पर अपना सर कशिश की तरफ किया और बोला, बहुत जल्दी है मुझे भेजने की। और उसके बाद आर्यन ने अपने हाथ कशिश के इंक पर रखा और उसे अपनी मुट्ठी में भरकर दबाने लगा तो कशिश ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, आपकी मीटिंग है ना? आर्यन ने ये सुनकर कशिश के पैरों को खींचा, जिस पर कशिश बिल्कुल गिर गई और आर्यन वापस उसके ऊपर हल्का सा झुका और उसके गाल से अपना गाल मिलकर सहलाते हुए बोला, हाँ अभी जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा वापस अपना हिसाब पूरा करने। आर्यन की इस बात पर कशिश ने गहरी गहरी सांस मिली और आर्यन उठ गया और कमरे से चला गया और कशिश ने आर्यन को रूम से जाते हुए देखा कि तभी उसकी नज़र दीवार पर गई जो कि दरवाजे के साइड में बनी हुई थी और वह हैरान थी क्योंकि वह एक डिफरेंट टाइप के दीवार थे। वो बिल्कुल केबिन को अच्छे से देख सकती थी। एक स्पेशल ग्लास था वहां पर जो कि ऐसा था कि आर्यन तो केबिन में बैठकर अपने कमरे को नहीं देख सकता था, लेकिन आर्यन अपने कमरे में बैठकर अपने केबिन को जरूर देख सकता था और फिलहाल कशिश आर्यन के केबिन को अच्छे से देख सकती थी। कशिश ने देखा कि बहुत ही जेटली और बहुत ही तरीके से आर्यन अपनी हेड चेयर पर आकर बैठा है और फिर उसने वहां का इंटरकॉम उठाया और फोन किया और कैबिन का दरवाजा खुला और एक हॉट एंड सेक्सी लड़की कमरे के अंदर आए। कशिश उस लड़की को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, शायद आर्यन से 1-1.5 साल छोटी होगी। उसे लड़की ने रेड कलर का पेंसिल स्कर्ट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उस स्कर्ट में एक साइड हाई स्लिट था जिस पर उसकी वह गोरी लंबी टांगें और भी ज्यादा अच्छे से दिख रही थी और उस लड़की ने अपनी व्हाइट कलर की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे जिस पर उसकी कॉलर बोन और क्लाइवेज साफ साफ नजर आ रही थी। उस लड़की का इतना ब्यूटीफुल और सेक्सी लुक देखकर कशिश जल भून गई और वह बोली, ये यहाँ मीटिंग करने आए हैं या मेरे आर्यन को सेड्यूस करने? तभी कशिश ने देखा कि आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ है और उसने उस लड़की के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया और उस लड़की ने भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ आर्यन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन न जाने क्यों वो मुस्कान कशिश को एक टेढ़ी और चुड़ैल जैसी लगी। वो लड़की हाथ मिलाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया और ये देखकर कशिश की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने पिल्लो को अपने हाथों में दबा लिया और उसे उस दीवार पर पटक दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था इसका। आर्यन उससे दूर हुआ और सोफे की तरफ इशारा किया और वह लड़की जाकर सोफे पर बैठ गई और आर्यन भी अपनी हेड चेयर को अपनी टेबल से साइड करके सोफे के पास ले आया और अपने लैपटॉप को भी उठकर अपने गोद में ले लिया। आर्यन और उस लड़की में मीटिंग शुरू हो गई और आर्यन उसके साथ कैजुअल बात करते हुए मीटिंग्स के हाई पॉइंट और बैड पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा था, लेकिन कशिश को तो ऐसा लग रहा था कि वह लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी अदाओं से आर्यन को फंसाने आई है। तभी आर्यन ने कुछ दिखाने के लिए लैपटॉप को उस लड़की की तरफ हल्का सा कर दिया तो वह लड़की लैपटॉप स्क्रीन को देखने के लिए हल्का सा झुक गई, जिस पर उसके सीने कशिश को साफ नजर आ गए, लेकिन आर्यन को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन कशिश को ऐसा लग रहा था कि आर्यन की नज़र स्क्रीन पर न होकर उस लड़की के सीने पर है। कशिश के हाथों की मुठियां बंद हो गई और उसने खुद को देखा और बोली, जानती हूं कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मेरी बॉडी इस तरीके से शो ऑफ नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे छोड़कर इस लड़की की सीने को देखोगे। मैं भी बताती हूँ कि कैसे लड़की की सीने को देखोगे। कशिश गुस्से में जलन के मारे बिल्कुल लाल हो गई थी कि तभी कुछ देर बाद उसे लड़की ने मुस्कुराकर आर्यन को देखा और आर्यन भी मुस्कुराकर उसे देखा और अपने बालों में अपने हाथ फेरा। एक्चुअली आर्यन ने गलत लाइन बोल दी थी जो कि उस लड़की ने करेक्ट किया था और इसी पर हल्का सा आर्यन एम्बैरेस्ड हो गया था। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी, जिस पर उसके साइन भी हिलने लगे और आर्यन ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और अपनी लकीरों को समेटने लगा। लगभग आधे घंटे की उसे मीटिंग के बाद वो लड़की उठी और वापस आर्यन से हाथ मिलाया और बोली, मुझे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं इसे करने के लिए सुपर रेडी हूँ।
आर्यन ने हमें अपनी गर्दन हिलाया और वापस वह लड़की आर्यन के गले लगी और उसे बाय बोलकर वहां से चले गए और आर्यन अपनी हेड चेयर को अपनी टेबल के पास लेकर आया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद आर्यन की इंटरकॉम पर एक मैसेज आया और उसने उसका रिप्लाई किया और कुछ देर बाद आर्यन की केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने व्हाइट एंड ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहन हुआ था, उसके हाथ में बहुत बड़ा ट्रे था, वो उसे लेकर अंदर आया और आर्यन ने उसके हाथ से वो ट्रे लिया और उसे जाने को कहा और फिर आर्यन को ट्रे लेकर सीधा कमरे के अंदर आया और जब कशिश ने आर्य को अंदर आते हुए देखा तो तुरंत लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आर्यन अंदर आया और उसने ट्रे को साइड में लगाया और जब उसने कशिश को ऐसे आंखें बंद करके लेटे हुए देखा तो हैरान हो गया और वो खुद से बोला, ये सो गई है क्या? नहीं, मैं नहीं सोई, लेकिन आपके सामने अपनी आंखें बंद ही रखेगी, कशिश ने अपने मन में कहा। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसकी मां की बात उसके चेहरे की एक्सप्रेशन पर आ रहे थे और आर्यन ने उसके बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि कोशिश सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। आर्यन उसके साइड में बैठा और उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, कमाल है, सो गई, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। मैं कुछ करने ही नहीं दूंगी, कशिश ने फिर मन में कहा और उसके एक्सप्रेशन वापस उसके चेहरे पर आ गए। एरियन के माथे की लकीरें इकट्ठी हो गई और बोला, वैसे अच्छा है कि तुम सो गए, तुम अगर जगी होती तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाता, पर तुम सो गई हो तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद आर्यन के हाथ अपने आप उसके शर्ट के बटन पर चले गए और उसने अपना चेहरा हल्का सा घूम लिया और कशिश ने हल्के से अपनी आंखें खोली जिस पर वह आर्यन को देख सकती थी, लेकिन अगर आर्यन उसे देखे तो उसे ऐसा ही लगे कि कशिश की आंखें भी बंद है और कशिश देख रही थी कि किस तरीके से आर्यन के हाथ उसकी शर्ट की बटन पर चल रहे थे और वह उन्हें धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था और कशिश के गले से मुंह में आया थूक उसने बिल्कुल घटक लिया। इसी तरीके से आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन को खोल दिया और वापस वो कशिश की तरफ मुड़ा तो कशिश ने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया। आर्यन कशिश के ऊपर झुकने लगा, लेकिन कशिश ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और आर्यन ने खुद को कशिश के ऊपर एडजस्ट किया और उसके होंठों पर होंठ रखते हुए बोला, योर लिप्स किस आ सेक्सी किस डिलिशियस एंड किस नाउ आई किस हैव अ किस क्रेविंग फॉर किस योर बॉडी किस बेबी स्वीट कॉर्न किस मैं तुम्हें किस ऐसे देख किस अपने वाइल्ड किस थॉट्स को किस बिल्कुल कंट्रोल किस नहीं कर किस पा रहा किस तुम्हारे साथ किस वो सब किस करने का किस इतना मन किस है कि किस आई वॉज किस लाइक की किस तुम्हें कच्चा किस चबा जाओ किस। आर्यन ने ये बात जानबूझकर उसके होंठों पर कंटिन्यूस किस करते हुए कहा था। कशिश उसके कंटिन्यूस किस से पिघल रही थी और आर्यन उसे किस करने के साथ उसके लोअर लिप को ऐसटके और बाइट कर रहा था। आर्यन कशिश की पलकों को देख रहा था जो हिल रहे थे और आर्यन ने रक्त समूह अब सीधा उसके क्लीवेज को निशाना बनाया और अपनी टंग निकाल उस पतले रास्ते पर फेरने लगा और कशिश से ये स्वीट हॉट टॉर्चर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आर्यन उसे परेशान कर रहा था। आर्यन ने उसकी ड्रेस के अंदर हाथ डाला और उसके सीने को दबाने लगा और कशिश की सिसकियां निकलने को हुई, लेकिन वह निकल नहीं रही थी क्योंकि वह खुद को आर्यन के सामने सोया हुआ साबित करना चाहती थी। लेकिन तभी आर्यन ने कुछ ऐसा किया जिस पर कशिश चिल्ला उठी। कशिश की कुर्ती वी शेप की थी और ये स्लीवलेस थी, तो आर्यन को वो ड्रेस सरकाने में दिक्कत नहीं आई और इस ड्रेस पर BRH स्टिक लगते हैं जो कशिश ने यूज किया था और आर्यन ने उन्हें बेरहम से निकाल दिया और उसके $20 पार अपने होंठ रख उसे सीधा वाइल्ड टॉर्चर दिया, जिस पर कशिश जो खुद को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी वो चिल्ला उठी और आर्यन बेरहमी से उसे शक करने लगा। आर्यन कशिश के ऊपर झुका हुआ था और उसे स्वीट टॉर्चर कर रहा था कि तभी आर्यन ने कशिश की $20 के ऊपर बाइट किया और कशिश की चीख निकल पड़ी और वो जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी उसकी आंखें बिल्कुल खुल गई और एकदम उठकर बैठ गई और अपने सीने को अपने हाथों से मसलने लगी। कशिश गुस्से से आर्यन को देखते हुए बोली, ऐसे कौन करता है? आर्यन अपना चेहरा कशिश के कान के पास लेकर आया और उसे चूमते हुए बोला, मैं आर्यन सिंह रघुवंशी। गंदे कहीं के। कशिश ने आर्यन के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धक्का दिया तो आर्यन हंस गया और वह उसे टीजिंग आइज से देखते हुए बोला, गंदा हूं तभी कर पा रहा हूं, अगर अच्छा होता तो नहीं कर पाता। कशिश इस पर आर्यन को देखते रह गई और बोली, बेशरम इंसान। आर्यन वापस कशिश के पास आया और उसके $2 को अपने मुंह में भरते हुए सक करते हुए बोला, बेशर्म हूं तभी तो ऐसा हूं। और उसके बाद वापस आ रही है उसे चूसने लगा।
और कशिश की वापस आंखें बंद हो गई और उसमें अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर बेड में डसना शुरू किया और कशिश ने उसके सीने को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ और उन्हें अट्रैक्टिंग डायरेक्शन में दबाने लगा, जिस पर कशिश के मुंह से बाहर निकल रही थी, लेकिन आर्यन बस उसे वो स्वीट टॉर्चर देते जा रहा था और साथ ही कशिश को किस कर जा रहा था। जब तक आर्यन ने कशिश की राइट सीने को लाल नहीं कर दिया, उसने कशिश को नहीं छोड़ा और फिर वही हरकत उसने लेफ्ट सीने पर करें और लगभग वह लगातार आधे घंटे तक यही सब कशिश के सीने के साथ कर रहा था। खाना बिल्कुल ठंडा हो गया था और आर्यन जब थोड़ा सा कशिश से दूर हुआ ताकि कोशिश सांस ले ले तो उसकी नजर खाने पर गई। देखा, तुम्हारे चक्कर में खाना ठंडा हो गया, इसे वापस गर्म करवा कर लाना पड़ेगा। आर्यन कशिश के चेहरे को देखकर बोला तो कशिश ने अपनी आंखें खोली जो कि वह बंद कर चुकी थी और बीच बीच में आर्यन के नाम का मौन कर रही थी और उसने फिर टेबल पर पड़ा खाना देखा और फिर आर्यन को देखते हुए बोली, तो मेरी वजह से हुआ है। परेशान कौन कर रहा था? आर्यन ने अपना फोन निकाला और कहा कि वो दूसरा गरम गरम खाना लेकर आए और जो खाना यहाँ पर है उसे लेकर जाए। कशिश को लगा कि आप फाइनली खाने की वजह से आर्यन रुक जाएगा, लेकिन उसकी यह गलतफहमी तब खत्म हो गई जब आर्यन ने उसे वापस बेड पर पटक दिया, खुद उसके ऊपर आ गया और बोला, मुझे बोला गया है कि आधे घंटे बाद खाना आएगा और उस वक्त खाना लेकर जाया जाएगा, तो अभी आधे घंटे का लव सेशन हम कंटिन्यू रख सकते हैं। कशिश की आंखें हारने से बड़ी हो गई और वह आर्यन को मना करने ही लगी थी कि तभी आर्यन ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे वाइल्डली किस और बाइट करना शुरू कर दिया। कशिश की बॉडी के डिजायर से धीरे धीरे जगने लगी और उसने अपने हाथ उठाकर आर्यन के गर्दन पर रख दिया और उसे अपनी ऊपर पुश करने लगी और आर्यन उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। आर्यन धीरे धीरे अपने होठों को नीचे लाते हुए उसके क्लीवेज को किस करने लगा और फिर उसके सीने पर वापस अपने होठों को चलाने लगा और कशिश अपने पैरों को ऊपर नीचे करने लगी। वह आर्यन के इस लव मेक से तड़प उठी थी। आप मुझे तड़पा रहे हैं। कशिश बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को रोकते हुए बोले तो आर्यन ने उसके पैर पर अपना हाथ रखा और उसे दबाए और बोला, मोन माई बेबी स्वीट कॉर्न, मोन, आई लव योर मोन साउंड्स। आर्यन ने बोला ही था कि कशिश वापस आवाज निकालने लगी और आर्यन ने उसकी कुर्ती को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसके पूरी अपर बॉडी को अपने कीस और बाइट से लाल कर दिया। आर्यन कशिश की नाभि के पास आया और अपने गर्म गर्म सांस छोड़ते हुए वहां पर उसे अपनी लिप्स से टिकल करने लगा, जिस पर कोशिश को हद से ज्यादा गुदगुदी हो रही थी और वो मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन यह मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और डिजायर से भरी थी। तभी आर्यन का फोन बचाने लगा और उसने कशिश को वो स्वीट टॉर्चर देते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आए, सर मैं केबिन के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज ओपन कर दीजिए, तो मैं खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। आर्यन तुरंत कशिश को आजाद करके उठ गया और कशिश को जैसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी से उसका कोई इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट छीन लिया। उसे अपनी बॉडी काफी लूज लूज सी फुल हुई और उसने अपने आप को अपनी बाहों में समेट लिया, पर आर्यन वह खाने की ट्रे लेकर रूम से बाहर गया और फिर केबिन का दरवाजा खोला और वह गर्म खाने की ट्रे हो लिया और ठंडा खान की ट्रे को सर्वेंट को दे दिया और उसे लेकर रूम के अंदर आया और वापस रूम का दरवाजा लगा दिया। आर्यन ने प्लेट्स को उठाकर बेड पर रख दिया और कशिश वापस अपनी कुर्ती उठने लगी तो आर्यन ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिया और बोला, अभी तो जो पहना है वह भी उतरेगा, जबरदस्ती मेरी मेहनत मत बढ़ाओ वरना मैं फाड़ भी सकता हूँ। कशिश के गाल टमाटर की तरह बिल्कुल रेड हो गए और उसने अपनी कुर्ती को वहीं रहने दिया और आर्यन ने उस कुर्ती को पकड़ा और बेड के नीचे किनारे पर फेंक दिया और कशिश के पैरों को पकड़ कर आगे किया और अपनी गोद में बिठा लिया और वह दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए थे, जिस पर दोनों की बॉडी एक दूसरे से टकरा रही थी और आर्यन ने भी अपनी शर्ट को निकालकर एक तरफ कर दिया, लेकिन उसे तरीके से रखा क्योंकि इसके बाद उसकी 2 मीटिंग्स और थी और वह अपना लुक बिगाड़ नहीं सकता था। आर्यन ने सारा खान कशिश को अपने हाथों से हिलाया और कशिश ने अपने हाथों से खान आर्यन को खिलाया। नाउ स्वीट बेबी, स्वीटेस्ट डेजर्ट टाइम। आर्यन की आवाज इतनी ज्यादा हस्की और इंटेंस थी कि कशिश का गला सूख गया उसकी आवाज सुनकर और फिर आर्यन ने वो रबड़ी की कटोरियां उठाई जो कि दिखने में इतनी ज्यादा मेल्टिंग, टेम्परिंग और स्वीट लग रही थी कि कशिश उसे खा जाना चाहते थी और आर्यन ने कहा, ये लो खा लो। कशिश ने बोल को पकड़ा और बोली, आप नहीं खाओगे। आर्यन ने अपनी जीभ को निकालकर अपने होठों पर फेर और गहरी निगाहों से कशिश को और कशिश की बॉडी को देखते हुए बोला, खाऊंगा लेकिन अपने स्टाइल में, और अगर मैंने अपना स्टाइल अभी शुरू कर दिया तो तुम अपनी रबड़ी खाने लायक नहीं रहोगी, इसलिए रबड़ी को खत्म करो। आर्यन की नजरों से ही कशिश समझ गई कि वापस कोई रोमांटिक खुराफत आर्यन के दिमाग में चल रही है, इसीलिए वो फालतू में आर्यन को रबड़ी खाने के लिए उकसाकर अपनी रबड़ी का सत्यानाश नहीं करना चाहती थी।
इसीलिए वो उसे जल्दी जल्दी खाने लगी और रबड़ी सच में इतनी ज्यादा टेस्टी और स्वीट थी कि कशिश बिना रुके उसे खा रही थी, जिस पर उसे खांसी भी आ रही थी और कशिश का जल्दी खाने की वजह से उसके पूरे होंठ भन गए थे रबड़ी में और उसकी बॉडी पर भी वह रबड़ी गिर रही थी। और आर्यन की नज़र कशिश की बॉडी पर गिरती उसे रबड़ी पर ही थी। कशिश ने उस रबड़ी को खा लिया और कटोरी को ट्रे में रखा और अपनी जीभ को निकालकर अपने होठों पर फिरने ही लगी थी कि आर्यन ने आगे जाकर उसकी जीभ को पकड़ लिया, जिस पर कशिश का मुंह खुला रह गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगी और आर्यन उसके बेहद करीब आया और अपने होठों में उसकी जीभ को लेते हुए बोला, अब बची हुई रबड़ी मेरी। कशिश को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आर्यन ने क्या कहा, क्योंकि आर्यन की आवाज तुतलाई हुई थी। और कशिश की जीभ को शक करने के बाद आर्यन अपने होठों को उससे दूर करता है और फिर अपनी जीभ को बाहर निकालकर कशिश के होठों पर लहराता है। उसके बाद जो कशिश की ठोड़ी पर उसके गले पर रबड़ी गिरी हुई थी, आर्यन ने उसे भी अपने होठों से शक किया। उस एहसास ने वापस कोशिश को आंखें बंद करने पर और आर्यन को फील करने पर मजबूर कर दिया और आर्यन ने उसके बाद उसे बेड पर गिराया और फिर अपनी कटोरी को उठाया और उस ठंडी ठंडी मीठी रबड़ी को कशिश के सीने पर गिर दिया। जैसे ही अपने सीने पर कुछ चिपचिपा और ठंडा सा एहसास उसे हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा और अब तक आर्यन उसके ऊपर झुककर अपनी होठों से और अपने जीभ से उसके सीने को लिक करने लगा था। और आर्यन ने कशिश के सीने को तब तक नहीं छोड़ा जब तक क्यों उसका सीना वापस येलो से स्किन नहीं हो गया। उसके बाद आर्यन कशिश के होठों के पास आया और बोला, इतना मीठा एहसास मैंने अकेले ने लिया, थोड़ा सा तुम्हें भी चखा देना चाहिए। और उसके बाद आर्यन ने कशिश के होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। 10 मिनट की उसे पैशनेट और स्वीट किस के बाद आर्यन वापस उसके पेट पर आया और उसे किसी और बीते करने लगा और अब आर्यन के हाथ उसकी बॉडी पर मूव करने लगे और धीरे धीरे वो कशिश के प्लाजो की तरफ आया और उसकी इलास्टिक के अंदर अपना हाथ फंसाया और अपने हाथ को राउंड घूमने लगा, जिस पर कशिश मचल उठे और अब वो अपने पैरों को ऊपर नीचे करने के साथ साथ अपने सर को तकिए में ऐसे दबा रही थी जैसे शुतुरमुर्ग किसी को देखकर अपना सर जमीन में दबा देता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, कशिश ने तब कहा जब उसने आर्यन के होठों को अपने प्लाजो की इलास्टिक के इर्द गिर्द घूमते हुए पाया और आर्यन अपने दांतों से उसके प्लाजो को नीचे करने लगा था और आर्यन तुरंत रुक गया। आर्यन उठकर वापस उसके चेहरे के पास आया और बोला, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। कशिश को एहसास नहीं हुआ कि अब तक इतनी एग्रेसिव तरीके से और इतने पैशनेट तरीके से उसे प्यार करने वाला इंसान अचानक से उसके ऐसे बोलने पर रुक जाएगा। शायद इसीलिए क्योंकि आगे जो होने वाला था वो शायद कशिश को तड़पा सकता था दर्द से और आर्यन ऑलरेडी अपना कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं खोया था और वो कशिश को आज़ाद करने में कामयाब हो गया था। और अगर कशिश थोड़ा देर से बोलते तो शायद कशिश अब तक दर्द में तड़पती हुई पाती। आर्यन जल्दी से वॉशरूम में गया और वहां से वेट टिश्यूज उठाकर ले आया और कशिश की बॉडी को क्लीन करने लगा जो उसने रबड़ी और अपने किस से खराब कर दी थी। उसके बाद उसने अपनी शर्ट को पहना और कशिश के भी कपड़े उठाकर उसे दे दिए और बोला, पहन लो अब इसे। कशिश ने वो कुर्ती तो ले ली लेकिन उसका ध्यान आर्यन के ऊपर था जो कि अपनी शर्ट के बटन को लगाने में व्यस्त हो गया था और कशिश की तरफ देख भी नहीं रहा था। और कोशिश खुद से बोली, क्या मैंने इनका मूड बेकार कर दिया? क्यों किया? क्यों किया? कशिश ने कहते कहते अपने सर पर 2-3 बार चपत लगाए। आर्यन ने लास्ट बटन को टक किया और फिर कशिश के हाथ से वो कुर्ती ले और खुद से ही कशिश को से पहना दिया और बोला, ऐसे खुद को मारोई तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे और पागल खाने भेज देंगे और मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद आर्यन ने कशिश के गालों पर एक लाइट किस किया और बोला, अब मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ, तुम सो जाओ, थोड़ी देर तक थक गई होगी। उसके बाद आर्यन ने वापस उसके दूसरे कॉल पर लाइट किस किया और कमरे से चला गया। आर्यन गया और अपनी हेड चेयर पर बैठ गया और इंटरकॉम पर मैसेज कर दिया कि वो दूसरे को मीटिंग के लिए भेज दे। और कशिश अंदर बैठे हुए उस मैजिकल दीवार से आर्यन को देख रही थी कि तभी दरवाजा खुला और कोई ऐसा अंदर आया जिसे देखकर कोशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे वापस गुस्सा आने लगा। जब कोशिश में उस शख्स को अंदर आते हुए देखा तो वह बिल्कुल हैरान होगी और उसे गुस्सा आ गया क्योंकि दोबारा एक लड़की मीटिंग के लिए आई थी और उसने भी रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे। कशिश ने अपने एक हाथ का मुक्का बनाया और अपने दूसरे हाथ पर उसे दे मारा और दांत को दबाते हुए बोली, ये सारी की सारी लड़कियां उनके साथ क्यों मीटिंग करती है? लड़के क्या मर गए हैं सारे के सारे? लेकिन इस बार आर्यन ने अपनी जगह से अपनी हेड चेयर नहीं हटाई और वह वहीं बैठ रहा और उसने उस लड़की को बैठने को कहा तो कशिश ने थोड़ी राहत भरी सांस खाई कि आर्यन उस लड़के के पास नहीं गया, लेकिन वह लड़की हरामी निकली। उसने अपनी चेयर को आर्यन की चेयर के बिल्कुल करीब लाकर रख दिया और बैठ गई।
कशिश गुस्से से बोली, मुंडी तोड़ दूंगी मैं इस लड़की की। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और बीच बीच में वो बेवकूफ लड़की आर्यन के लैप पर बार बार हाथ रख रही थी। कशिश को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन आर्यन उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा था। लेकिन कशिश से वो हरकत इग्नोर नहीं हो रही थी और वह उठी और दरवाजे के पास आकर उसे खोलने लगी, लेकिन कशिश से वह दरवाजा नहीं खुला क्योंकि आर्यन ने बाहर से उसे लॉक कर दिया था। काफी देर तक कशिश गुस्से में उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं खुला तो वह वापस गुस्से में आकर बेड पर बैठ गई और लेट गई और सीलिंग को देखने लगी और गुस्से में ही ना जाने कितनी गालियां उसने रसिया की सारी लड़कियों को दे दी और सो गई। आर्यन ने भी अपनी सारी मीटिंग्स को पूरा कर लिया और उसे शाम के लगभग 6 बजे बज गए। वो वापस शुरू में आए तो देखा कि कशिश सो गई है। वो कशिश के पास आकर बैठा और उसके माथे को चूम लिया और बोला, आई एम सॉरी बेबी स्वीट कॉर्न कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, लेकिन सच बोलकर लाता तो तुम कभी मेरे साथ नहीं आती रसिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर न्यू फ्रेश एयर मिलेगी। थोड़ी तुम मेरे साथ अकेली रहोगी, मेरा प्यार अकेले में तुम्हें मिलेगा और साथ के साथ तुम्हें इलाज मिलेगा, तो तुम नॉर्मल हो जाओगी अब और तुम्हें इस तरीके से साइको वाली हरकत करते हुए नहीं देख सकता। डर लगता है कि कहीं तुम ही मेरी मौत का कारण न बन जाओ। उसके बाद उसने वापस कशिश के माथे को चूम लिया। रात का वक्त। एक बड़ी सी कार व्हाइट कलर के मेंशन के बाहर आकर रुकी और ड्राइविंग सीट से आर्यन बाहर आया और उस मेंशन को देखने लगा। आर्यन ने कसम खाई थी कि वो अपने घर वापस नहीं आएगा, लेकिन कशिश की ही तबीयत में उसे वहां आने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन खुद से बोला, वादा करता हूं कि तुम्हारे ठीक होती ही तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा, इस घर में नहीं रुकूंगा। उसके बाद आर्यन मुड़ा और बैक सीट का दरवाजा खोला और सो रही कशिश को अपनी बाहों में उठाया और आगे की तरफ बढ़ा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर हैरान हो गया और आर्यन ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, पिक अप द बैग्स। सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और डिगी में से बग्स को निकाला और आर्यन के पीछे पीछे चलने लगा। निशा, अंशुमन और अनुष्का तीनों को ये नहीं पता था कि आर्यन रसिया आ गया है, लेकिन तभी खाते खाते ही अनुष्का की नजर सामने आर्यन और आर्यन की बाहों में कशिश पर गई। भैया, अनुष्का के मुंह से निकाला और अंशुमन और निशा ने भी सामने देखा और वह दोनों भी कशिश और आर्यन को वैसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और अपने अपने जगह से खड़े हो गए। अनुष्का ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम की कटोरी को सोफा टेबल पर रख दिया और वह भी खड़ी हो गई। वो उन सबके पास आया और बोला, क्या हो गया? हैरान होकर देख रहे हो या देखकर हैरान हो गए? निशा बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है आर्यन, और तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाते, अचानक से ऐसे कुछ हुआ है क्या? आर्यन पूरे घर को देखने लगा और बोला, लग तो नहीं रहा कि कुछ हुआ होगा इसलिए आया होगा, वरना अभी घर में मातम का माहौल होता, राइट पापा? शट अप आर्यन, अंशुमन ने गुस्से से कहा और फिर बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम में से कोई मारेगा तभी आओगे यहाँ पर? वैसे नहीं आ सकते और आए तो हो आज? आर्यन के चेहरे को एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वह बोला, मैंने कब कहा कि कोई मरेगा तभी आऊंगा? मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। आखिर इस घर के मेंटेनेंस पर मेरा भी पैसा लगता है, भूल गए क्या? बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए फिर। और मेरा खुद का कोई पर्सनल काम है इसलिए आया हूँ, वरना मेरे जूते भी इस घर में ना आए। अनुष्का कशिश को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, ऐसा भी क्या पर्सनल काम है कि इस लड़की को साथ लेकर आ गए? आर्यन की नजर अनुष्का के चेहरे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर शिवाय नफरत के कुछ नहीं था, और आर्यन बोला, ओह माय डियर सिस्टर, वह क्या है ना कि मैं अपनी बेबी स्वीट कॉर्न के अलावा रह ही नहीं सकता। इतना पागल हूं मैं उसके लिए और उसकी मोहब्बत के लिए, तो ऐसे कैसे उसे कुछ दिनों के लिए इंडिया अकेला छोड़ देता? इसीलिए अपने साथ लेकर आया और इसीलिए तो वह अभी इस वक्त भी मेरी बाहों में है और मेरी बाहों की शोभा बढ़ा रही है, वरना इसे उतार देता अपनी बाहों से। लेकिन क्या करूं? आई एम पजेस्ड नो फॉर माई पोर्शन। अनुष्का आर्यन को देखने लगी और फिर उसने सर्वेंट को आवाज लगाई और सर्वेंट आए और आर्यन ने कहा, ये सारा का सारा लगेज मेरे कमरे में लेकर जाओ अभी। सर्वेंट ने हाँ मैं अपना सर हिलाया और आर्यन का लगेज लेकर वहां से चला गया। निशा ने, और ये तुम्हारी यह बीवी स्वीट कॉर्न कपड़े नहीं लेकर आई क्या? या इसे कपड़े हमें दान में देने पड़ेंगे? इसका बैग कहाँ है? इसके लिए भी गेस्ट रूम खुलवाना पड़ेगा ना? आर्यन मुस्कुराया और निशा से बोला, हाउ क्यूट माँ, आप अपनी होने वाली बहू के लिए कितना सोच रही है। उसके लिए गेस्ट रूम खुलवाने की, उसके कपड़ों के बारे में टेंशन ले रही है, पर टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा है ना, आपकी होने वाली बहू का होने वाला पति और कट बॉयफ्रेंड, वह अपनी इस प्यारी सी बेबी डॉल को कैसे अकेला छोड़ सकता है?
अभी बोला ना कि इसे अभी भी मैं अपनी बाहों में इसे पकड़ा हुआ हूं, तो रात भर इसे अपने आप से कैसे दूर कर सकता हूं? इसे अपनी बाहों में लेकर सोना है, इस प्यार करना है बहुत ज्यादा। आपका बेटा नहीं रह पाएगा इसके बिना, समझिए माँ समझिए। और उसके बाद आर्यन ने सबको देखकर एक टीजिंग आंख मारी और फिर कशिश को अपनी बाहों में लेकर चला गया। अनुष्का डरते हुए बोली, यहाँ हम इस लड़की को भैया से कैसे दूर करें, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और भैया इस लड़की के साथ रातें बिता चुके हैं। और ये लड़की कितनी ठंड है, कितनी कम उम्र में भैया के साथ सो भी गई और सेक्स भी कर लिया। निशा ने अनुष्का के सर पर मारा और बोली, मेरा बेटा प्यार जरूर करता होगा उस मिडिल क्लास लड़की से, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ा होगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हमसे दूर हो सकता है, हमसे नाराज हो सकता है, किसी मिडिल क्लास लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन बिना शादी के उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अंशुमान ने कहा, कोई भरोसा थोड़ी है, तुम्हारा बेटा जिस तरीके से बदला है 360 डिग्री, वो कुछ भी कर सकता है और ये लड़की उसे पाने के लिए उसके साथ सो भी सकती है। आखिर इतना बड़ा मेंशन, करोड़ की प्रॉपर्टी और ऊपर से माफिया का साथ मिल रहा है। अनुष्का अंशुमन का साथ देते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, मैं इस लड़की को इसी ट्रिप पर भैया से दूर कर रहूंगी, प्रॉमिस। वहीं दूसरी तरफ रूम में आर्यन अपने बेड पर कशिश को लेटा चुका था। ये कमरा आर्यन के इंडिया वाले कमरे से बिल्कुल डिफरेंट था। इस कमरे का साइज लगभग 25% एक्स्ट्रा था इंडिया वाले रूम से और यहाँ का बेड गोल शेप में था। बेड के ठीक ऊपर दीवार पर आर्यन की नेक फोटो लगी हुई थी जो कि काफी अट्रैक्टिव और सिडेक्टिव थी। कमरे में व्हाइट कलर के कर्टन लगे हुए थे और कमरे की ठीक बीचों बीच ऊपर सीलिंग पर बड़ा सा प्यारा सा झूमर लगा हुआ था, जो कि फिलहाल पिंक कलर की लाइट्स को शो कर रहा था। आर्यन कशिश के पैरों के पास आया और उसके पैरों को अपने होठों से लेकर चूम लिया। वैसे तो कशिश ने कोई भी शूज नहीं पहना हुआ था क्योंकि आर्यन उसे अपनी बाहों से रूम से ही लेकर आया था। लेकिन कशिश के वो कपड़े बदलने जरूरी थे क्योंकि वह कपड़े सोने में काफी अनकंफर्टेबल थे। आर्यन के क्लोजेट में ऑलरेडी उसके और कशिश के कपड़े रखवा दिए गए थे, इसलिए वो क्लोजे में गया और वहां से अपनी एक नॉर्मल टी शर्ट लेकर बाहर आया जो कि ओवरसाइज थी और उसके सामने प्रिंट बना हुआ था जिस पर किंग लिखा हुआ था। आर्यन ने ध्यान से कशिश की उस कुर्ती को निकाला और फिर उसके प्लाजो को भी निकाल दिया और अपनी उस टी शर्ट को पहना दिया। आर्यन और बड़े आराम से कशिश की उन गोरे लंबे टांगों को देख सकता था, लेकिन फिलहाल वो कशिश का नींद में फायदा नहीं उठा सकता था क्योंकि यह गलत होता, इसीलिए उसने कशिश के पैरों पर ब्लैंकेट कर दिया। उसके बाद में वो फोन लेकर बालकनी में आ गया और रसिया की हवा को अपने ऊपर फील करने लगा और खुद से बोला, जो मजा इंडिया के हवा में है यहाँ की हवा में है ही नहीं और शायद हो भी नहीं सकता क्योंकि इंडिया इंडिया है और इंडिया की हवा मुझे ज्यादा सुकून ही देगी। आखिर इंडिया की हवाओं में सुकून है और इंडिया की हवा ने मुझे मेरी बेबी स्वीट कॉर्न से मिलाया है। उसके बाद आर्यन ने किसी को फोन किया और बोला, काम हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आए, हाँ सर हो गया है और वह आदमी भी अब हमारे कब्जे में है। गुड, मैं कल आऊंगा देखने के लिए, आर्यन ने कहा और फोन को काट दिया। उसके बाद आर्यन ने अपने फोन में मेल बॉक्स चेक किया जिसमें कुछ पिक्चर्स थी और आर्यन ने उन पिक्चर्स को खोला जिसमें अंतरा और कशिश दोनों की ही न्यूड फोटोज थी। आर्यन का हाथ अपने फोन स्क्रीन पर कसता गया क्योंकि वह जानता था कि यह फोटोज फेक है, एआई के जरिए बनाई गई है, लेकिन ये फोटोज दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थी। आर्यन की आंखें बंद हो गई और फिर उसने कसकर अपने शरीर को घुमाया और अपनी आंखों को खोला तो अब उसकी आंखें चटक लाल थी और वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, तूने बहुत गलत किया मल्होत्रा, बहुत गलत। तूने आर्यन सिंह रघुवंशी से पंगा लेने का सोचा है तो अब भुगत। तूने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की मेरी बेबी स्वीट कॉर्न की न्यूड फोटोज के जरिए, लेकिन तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। एएसआर माफिया किंग हूँ मैं, माफिया किंग, और दुनिया मुझे ऐसे ही नहीं माफिया किंग बुलाती। और उसके बाद आर्यन अंदर आ गया और वॉशरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह नहाकर अपनी कमर पर एक तौलिया लपेटकर बाहर आया और वापस उसकी नजर सोई हुई कशिश कर गई जो कि बहुत आराम से आर्यन की उस शर्ट में कंफर्टेबल होकर सो रही थी और ब्लैंकेट को उसमें अपने ऊपर अच्छे से ले लिया था नींद में। आर्यन को वो दिन याद आने लगा जब उसे वो फर्स्ट टाइम न्यूड फोटोज भेजी गई थी। 10 दिन पहले कशिश और अंतरा का जन्मदिन था। सब तैयारी कर रहे थे और आर्यन अपने कमरे में था। अभी तक अंशुमन और निशा नहीं आए थे।
वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और किसी गहरी सोच में था कि तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बाजुता और आर्यन ने अपना फोन उठाकर देखा तो एक अननोन ईमेल आईडी से उसे मेल आया था और उसने उसे खोला और उसमें कुछ फोटोज थी जिसे देखकर आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उन फोटोज को खोल दिया और उसकी आंखें बिल्कुल हैरान हो गई जब उसने कशिश और अंतरा की न्यूड फोटोज को देखा। आर्यन को इतना गुस्सा आया उन न्यूड फोटोज को देखकर कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असली है या गलत, और उसने उसे फोन को तुरंत दीवार से लगाकर पटक दिया। 10 दिन पहले कशिश और अंतरा का जन्मदिन था। सब तैयारी कर रहे थे और आर्यन अपने कमरे में था। अभी तक अंशुमन और निशा नहीं आए थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और किसी गहरी सोच में था कि तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बाजुता और आर्यन ने अपना फोन उठाकर देखा तो एक अननोन ईमेल आईडी से उसे मेल आया था और उसने उसे खोला और उसमें कुछ फोटोज थी जिसे देखकर आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उन फोटोज को खोल दिया और उसकी आंखें बिल्कुल हैरान हो गई जब उसने कशिश और अंतरा की न्यूड फोटोज को देखा। आर्यन को इतना गुस्सा आया उन न्यूड फोटोज को देखकर कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असली है या गलत, और उसने उस फोन को तुरंत दीवार से लगाकर पटक दिया। आर्यन को कशिश और अंतरा के न्यूड फोटोज देखकर जो गुस्सा आ रहा था उस गुस्से को शब्दों में बयां करना फिलहाल बहुत मुश्किल था। आर्यन को तुरंत समझ आ गया था उन फोटोज को देखकर कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि इस कारनामे के पीछे कौन है। और आर्यन जोर से अपना चेहरा ऊपर करके अपने हाथों की मुठियां बनाकर चिल्लाया, मल्होत्रा, मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी दुश्मनी मुझसे है, आर्यन सिंह रघुवंशी से, और तू इस दुश्मनी के बीच में मेरी मोहब्बत लेकर आया है। आर्यन को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी गुस्से से कार्तिक उसके रूम के अंदर आया और उसने अपना फोन बेड पर पटका और बोला, आर्यन, ये सब क्या है? यह मल्होत्रा पीछे क्यों पड़ गया है? एक बारी इसे समझाया था तो इसे समझ में नहीं आया था। अंतरा और कशिश की न्यूड फोटोज, ये साबित क्या करना चाहता है इन सब से? आर्यन ने कार्तिक को बिल्कुल नहीं देखा और वो बोला, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है और इस आदमी को हम सीधा कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ अब मौत से रूबरू होगा और इसको मौत दूंगा मैं। कार्तिक और आर्यन को वो न्यूड फोटोज देखकर हद से ज्यादा गुस्सा रहा था और हल्का हल्का कहीं ना कहीं डर भी था कि यह न्यूड फोटोज अगर लीक हो गई, मीडिया में आ गई, टीवी पर आ गई तो दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद तो होगी ही होगी। यहाँ तक कि दुनिया भी यह बोलेगी कि इन दोनों की नीयत अच्छी नहीं थी, ये दोनों कैरेक्टरलेस थी। कोई भी यह नहीं ध्यान देगा कि वो फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई है। प्रेजेंट टाइम आर्यन कशिश को देखकर हर कुछ याद कर रहा था और उसे बार बार कशिश की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई न्यूड फोटोज याद आ रही थी, लेकिन वह इन सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और उसके बाद कशिश के साइड में आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन जब कशिश सोकर उठी तो उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी पर हल्का सा वजन है, और उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले आर्यन का ही चेहरा आया, जो कि सुकून से अपने सीने पर कशिश का सर रखे सो रहा था। कशिश की आंखों में चमक सी आ गई और वह खुश हो गई और उसने हल्का सा चेहरा ऊपर उठाकर आर्यन के होठों पर हल्का सा किस किया और आर्यन की बाहों से आजाद हो गई और फिर अच्छे से उस जगह को देखने लगी और वह बोली, ये जगह कौन सी है? होटल जैसी तो नहीं लग रही, किसी का घर लग रहा है, मैंशन। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और कशिश स्लीपर्स पहनकर दरवाजे के पास गई और उसे खोल दिया तो सामने अनुष्का थी और वह उसे देखकर शॉक हो गई और उसे तुरंत पता चल गया कि वो इस वक्त आर्यन के घर में है, और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा क्योंकि पहले ही मुलाकात उसकी जो अनुष्का के साथ बर्थडे के टाइम पर हुई थी वो अच्छी नहीं थी। अनुष्का ने चाय की ट्रे अंदर करी और बोली, भैया को उठाओ और उन्हें चाय दे दो, उन्हें आदत है, और हाँ, होने वाली बीवी हो ना तुम उनकी, तो हर चीज की तैयारी रखा करो, किसी चीज के लिए उन्हें तुम्हें बोलना ना पड़े, समझी? बीवी हो महारानी नहीं जो इतनी देर से उठ रही हो, सुबह जल्दी उठा करो। और उसके बाद अनुष्का सुनाकर चली गई और कशिश बस खड़ी खड़ी उसे देखती रह गई कि वो क्यों ऐसा बोल कर गई। खैर, वो चाय की ट्रे लेकर अंदर आई और उसने आर्यन के सर पर हाथ रखा और उसके बालों पर चलते हुए बोली, आर्यन, आर्यन उठिए, चाय पी लीजिए। आर्यन ने अंगड़ाई ले ली और करवट बदलकर दूसरी तरफ हो गया और बोला, तुम पी लो, मुझे नहीं पीना, और वापस सो गया। तो कशिश ने कहा, मैं अपनी चाय पी रही हूँ, आप जब उठोगे तो पी लेना, मैं इसे ढक देती हूँ ताकि ठंडा ना हो, और मुझे बता दीजिए कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं नहा लेती हूँ। क्लोजेट में, आर्यन ने अभी भी उबासी लेकर कहा और वापस लेट गया, और कशिश ने जल्दी से चाय पी और पहले वॉशरूम में गई, फ्रेश हुई और फिर क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और जाकर नहा ली।
अपने गीले बालों को लेकर कशिश बालकनी एरिया में आई और वहां बहुत अच्छी धूप थी जो उसे बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था, और अपने गीले बालों को लेकर वह वही थोड़ी देर खड़ी रह गई और बस बाहर जो गार्डन था जहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल थे उन्हें देखने लगी। कशिश ने इस वक्त जीन्स और टॉप पहना हुआ था। वह यहाँ पर हर पल सलवार सूट में नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने अंतरा से उसके कुछ कपड़े ले लिए थे पहनने के लिए। तभी कशिश को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वह तुरंत पलटी तो हैरान हो गई क्योंकि आर्यन चाय पीते पीते बालकनी में आ गया था और उसने अपनी शर्ट को निकाल दिया था और वह शर्टलेस अपनी बॉडी को शो ऑफ करते हुए बालकनी में आ गया। और कशिश को देखकर उसने अपनी चाय को वहीं बालकनी स्टैंड को रखा और उसके पास आकर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर अपने करीब खींचा और फिर उसके होठों पर पैशनेट किस किया और फिर उससे दूर होते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। कशिश ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, गुड मॉर्निंग, और आप उठ गए, आप तो सोना चाहते थे। आर्यन कशिश के गले पर झुका और किस करते हुए बोला, कैसे सोता, जिसके भरोसे सो रहा था वो तो मेरी बाहों को छोड़कर चली गई थी, तो नींद कैसे आती, इसलिए उठ गया। कशिश को गुदगुदी हुई और वह हल्का सा मुस्कुरा उठी और बोली, मतलब आपको मेरी बाहों में सोना है। आर्यन ने इस पर बाइट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हारी बाहों में नहीं सोऊंगा तो किसकी बाहों में सोऊंगा। कशिश ने इस पर तुरंत आर्यन को देखा और बोली, सिर्फ मेरी और किसी की बाहों के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं आपकी बाहें तोड़ दूंगी। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सर कशिश के सर से मिला दिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और कशिश ने भी अपने हाथ आर्यन के कंधे पर रख दिए और कुछ पल के लिए वो दोनों वैसे ही एक रोमांटिक पोज देकर खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया में अंतरा कॉलेज आई हुई थी और इस वक्त वह पूजा और जन्नत के साथ थी, लेकिन जन्नत अंतरा और पूजा को कहीं खोई हुई सी नजर आ रही थी, जिस पर अंतरा ने जन्नत से सवाल कर ही लिया, क्या हुआ जन्नत, तुम इतनी खोई हुई क्यों नजर आ रही हो, डिजाइन क्यों नहीं करती। जिसके जवाब में जन्नत ने कहा, मन नहीं लग रहा है, और फिर जन्नत उनसे दूर होकर एक जगह बैठी तो पूजा और अंतरा ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने कंधे उचका दिए और वह दोनों फिर जन्नत के पास गई और उसकी साइड में बैठी और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ जन्नत। जन्नत रोने लगी और बोली, मेरी फैमिली ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। अंतरा इस पर खुश हो गई और बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ना कि तेरी शादी हो जाएगी, और कौन है लड़का। जन्नत में इस पर कहा, कौन हो सकता है, मेरी फैमिली का है, मैं एक मुस्लिम लड़की हूं ना, और मुझे मेरी फैमिली में ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है और ना ही उसे अपना पति बनाना है जो कि एक टाइम पर मेरा भाई हुआ करता था। आई नो कि हमारे धर्म में यही होता है, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाना है जिसको मैंने कभी भाई ना बोला हो या मैंने शायद उसे कभी देखा ही ना हो। वो तो मेरा कजन है, मेरी मामी का लड़का, मैं कैसे शादी कर लूं। इस पर अंतरा और पूजा दोनों खामोशी रहे। आखिर वो जन्नत की धर्म के बारे में क्या ही बोल सकते थे। उन्हें मुस्लिम कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था और जन्नत ऐसा बोल रही थी तो अंतरा ने कहा, तो तुम अपनी फैमिली को बोल दो ना कि तुम्हें अपने भाई से शादी नहीं करनी है, तुम्हें किसी और से शादी करनी है। कि तभी अंतरा के दिमाग की घंटी बढ़ी और वह बोली, एक सेकंड, एक सेकंड, अचानक से तुमने यह बात क्यों कि तुम अपनी कसम से शादी नहीं करनी, कहीं तुम किसी से प्यार तो नहीं करती। और तभी अंतरा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और बोली, कहीं तुम किसी हिंदू, क्रिश्चियन या सिख से तो प्यार नहीं करने लगी। जन्नत ने पहले अंतरा को देखा और फिर पूजा को देखा और फिर अपना सर सामने किया और हमें अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं एक क्रिश्चियन से प्यार करने लगी हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ और उसकी फैमिली को मेरा मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने बेटे के लिए एक वाइफ चाहिए और उसकी फैमिली सच में कंजर्वेटिव नहीं है, मॉडर्न है, बहुत अच्छी सोच की फैमिली है। मैं लिटरली हर चौथे दिन उसके घर जाती हूँ मिलने के लिए, उसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है, मेरे बॉयफ्रेंड की जो सिस्टर है वो हिंदू कल्चर में शादी करके आई है और उसे हिंदू कल्चर बहुत पसंद है। मुझे मुस्लिम कल्चर में शादी नहीं करनी। अगर मैं उससे प्यार ना करती तो कर लेती शादी, लेकिन मैं प्यार करती हूँ किसी से, कैसे शादी कर लूँ। पूजा और अंतरा दोनों ने घूरकर जन्नत को देखा और दोनों ने ही उसके सर पर मारा और बोली, तो अपनी फैमिली को जाकर बोल देना कि तू किसी क्रिश्चियन से शादी करना चाहती है। जन्नत ने इस पर अंतरा से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया अंतरा। अगर मैं अपने घर पर जाकर यह बोलेगी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी तो वो मुझसे पूछेंगे कौन है लड़का, लड़का की धर्म क्या है, लड़का क्या करता है, क्या कमाता है।
अरे मैं उसका नाम बोलूंगी ना, उसी में वह मुझे ऐसे घूर कर देखेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। अरे यार, मेरे घर में सिर्फ मुस्लिम में ही शादी होती है। मैं ना हिंदू से शादी कर सकती, ना सिख से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कल्चर में ही शादी कर सकती हूँ। अरे उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग में मुझे बहुत मुश्किल से भेजा है, वरना वो लोग मुझे डॉक्टर बनना चाहते थे, आई स्पेशलिस्ट, और मुझे आई स्पेशलिस्ट नहीं बनना था। मुझे ड्रेस डिजाइन करनी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रेस डिजाइन करना। वो तो बहुत कहा तो अम्मी मान गई, वरना अब्बू वह तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। मम्मी ने मनाया तब जाकर अब्बू माने, और तुम दोनों से मैंने एक बात छुपाई है। दोनों एक साथ बोली, क्या? जिस पर जन्नत बोली, ये कि मैं 19 साल की नहीं हूँ, 22 साल की हूँ। वॉट? वो दोनों हैरानी से बोली, और फिर अंतरा बोली, लेकिन तूने अपनी उम्र क्यों हमसे छुपाया? उम्र का इससे क्या लेना देना? जन्नत अंतरा की तरफ मुड़ गई अच्छे से और बोली, अच्छा, मुझे पता है इस ड्रेस डिजाइनिंग के कोर्स के लिए 4 साल मेहनत करनी पड़ी सिर्फ अब्बू को मनाने के लिए। पहले तो अम्मी भी नहीं मान रही थी, उन्हें 2 साल लगे मनाने में, फिर जाकर अब्बू माने, और अब जाकर मुझे यहाँ स्कॉलरशिप पर यहाँ कॉलेज मिला है। वरना इस साल भी अगर मुझे ये कॉलेज नहीं मिलता ना, तो सच में मैं नेक्स्ट ईयर किसी आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नर्स का कोर्स कर रही होती। अब इस पर वो दोनों क्या ही बोल सकती थी, उनको जन्नत की प्रॉब्लम समझ आ रही थी। पूजा बोली, अब तो क्या करेगी? मतलब तू तो क्रिश्चियन से शादी करना चाहती है और तेरी फैमिली तेरी शादी क्रिश्चियन से होने नहीं देगी। जन्नत ने इस पर तुरंत जवाब दिया, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। अंतरा और पूजा दोनों की आंखें गहरी हो गई और बोली, क्या फैसला? और जन्नत खड़ी हो गई और थोड़ा आगे चलकर बोली, मैं उस लड़के के साथ भागकर शादी कर लूंगी। वो दोनों हैरान हो गए और तुरंत जन्नत के पास आए और बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भागकर शादी करेगी? अरे अपनी फैमिली को मना ले। इस पर जन्नत बोली, नहीं ना, मेरे सिर्फ अपने कोर्स के लिए 4 साल लगाए, शादी के लिए तो 40 साल भी लगा लूंगी तो भी नहीं मानेंगे वो लोग, और 40 साल तक मुझे अपने घर में बिठाकर नहीं रखने वाले हैं। वो मेरी शादी कर ही देंगे, वह भी मेरे कजियों से। अब इस पर अंतरा और पूजा कुछ बोल ही नहीं सकती थी और जन्नत ने कहा, मैं घर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा फिलहाल आज का काम, तुम दोनों देख लो। और उसके बाद जन्नत ने अपना बैग लिया और वहां से चली गई। और पूजा अंतरा से बोली, यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपनी दोस्त है उसकी शादी करते हैं कैसे? वैसे उस क्रिश्चियन से उसका नाम क्या है? अंतरा ने कहा, पूछा मैंने उससे जो मुझे पता होगा। पूछना पड़ेगा ना कौन है, उससे भी तो बात करनी पड़ेगी ना, और सबसे बड़ी बात, उस आदमी को हम दोनों पहले टेस्ट करेंगे कि वो जन्नत के लिए सही है या नहीं है। क्या पता वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर इसे उल्लू बना रहा हूं। वैसे भी आजकल बहुत घोटाले होते हैं शादी के मामले में। पूजा ने इस पर अपना सर हाँ में मिला दिया। दोपहर का वक्त रसिया कशिश अपने रूम में बैठी हुई थी और आर्यन वो कंपनी चला गया था। कशिश अपने फोन में लगी हुई थी कि तभी कमरे में अनुष्का आई और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ड्रेस की ट्रे थी, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट और लॉन्ग ड्रेस थी। और कशिश देखकर हैरान हो गई और उसने अनुष्का से सवाल किया, ये सब क्या है? जिस पर अनुष्का ने कहा, दिख नहीं रहा है, अंधी हो गई हो, ड्रेस है तुम्हारे लिए। कशिश ने कहा, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जिस पर अनुष्का ने कहा, ओह कम ऑन, तुम्हें यही पहनना पड़ेगा क्योंकि आज पार्टी है रात को और सारे के सारे लोग यही पहन कर आएंगे। इंडिया नहीं है ये कि यहाँ साड़ी पहनी सूट पहन लिया, हो गया काम। रूस है रूस, यहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक क्लास होती है, और साड़ी पहनकर मैं अपने भाई की पार्टी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर बाहर की कहीं पार्टी होती तो तुम्हें घर पर ही छोड़ देते, लेकिन ये घर की ही पार्टी है और तुम तो घर में बंद होने से रही, इसीलिए आओगी तो होगी तुम पार्टी में। इसलिए साड़ी सूट पहनने से अच्छा इसे पहन लेना। बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर मैंने तुम्हारे लिए अपनी पुरानी ड्रेस चुनी है। कशिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और पुरानी ड्रेस तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो क्या कोई गरीब भिखारी थी जो उसकी पुरानी ड्रेस पहनती? वो ड्रेस अभी भी बहुत सुंदर और चमक रही थी, जिसका साफ मतलब था कि अनुष्का ने 1-2 बार पहनकर उन्हें बेरन करने के लिए रख दिया है। अनुष्का ने एक व्हाइट कलर की शॉर्टेस्ट ड्रेस लाकर कशिश के पास रख दी और बोली, इस पहनना आज पार्टी में, तुम बहुत सुंदर लगोगी। सच में तुम्हारी बहन पर छोटे कपड़े कितने सुंदर लगते हैं देखने में, तुम भी पहना करो। भाई को भी तुम इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगोगे और भाई तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगे इन कपड़ों में देखकर। अगर अपने आप को धक धक कर रखोगे तो भाई तुम्हें प्यार भी नहीं करेंगे और एक पल आएगा जब भाई तुमसे अपना मुंह मोड़ लेंगे। पर अगर ऐसे छोटे कपड़े पहनोगी ना तो भाई भी बहुत अच्छे से प्यार करेंगे तुम्हें। अनुष्का कुछ नहीं कर रही थी, बस वो कशिश को उकसा रही थी।
कशिश बस उस छोटी सी ड्रेस को देख रही थी और उसे अपने हाथ में लिए बैठी हुई थी और अनुष्का बोली, और भी ड्रेस है, उन्हें भी देख लेना। और उसके बाद अनुष्का वहां से चली गई। अनुष्का के जाने के बाद कशिश उठी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वो सारी ड्रेस के पास आई और हर एक ड्रेस को अच्छे से देखने लगे और उसमें से उसने एक पिंक कलर की ड्रेस निकाल जो कि लॉन्ग थी और उससे कोशिश की पूरी बॉडी कवर हो सकती थी, लेकिन जब उसने उस ड्रेस का बैक देखा तो हैरान हो गई क्योंकि उसकी बैक बिल्कुल बैकलेस थी। यहाँ तक कि हल्के हल्के हिप एरिया भी उससे बाहर की तरफ शो हो सकते थे, इसीलिए उसने उसे भी वापस टांग दिया। और फिर कशिश ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस निकाल जो कि दोनों तरफ से हाई स्लेट थी, लेकिन वो बैकलेस नहीं थी पर ऑफ शोल्डर थी, इसीलिए उसकी क्ला इवेज और कॉलर बोन साफ नजर आ सकते थे। कोशिश ने सारी ड्रेस को देख लिया और बैठकर गहरी सांस ली और बोली, इनमें से तो एक भी ऐसी ड्रेस नहीं है जिसमें मैं कंफर्टेबल हो सकूं। क्या लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है, खुद की बॉडी को शो करना है? जो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर मेरे ऊपर क्यों अपनी चॉइस थोप रहे हो? मैं जिस चीज में कंफर्टेबल हूं मैं वही पहनूंगी। थोड़ा सा बैकलेस चलेगा, लेकिन बिल्कुल पूरी पीठ और कमर नहीं दिखा सकती मैं, कशिश ने हताश होते हुए कहा। और फिर उसने अपना फोन उठाया और आर्यन को कॉल कर दिया। और आर्यन जो इस वक्त अपनी एम्प्लॉयर्स के साथ एक मीटिंग में व्यस्त था और अपने फोन को उसमें उल्टा किया हुआ था और साइलेंट, इसीलिए उसे बिल्कुल नहीं पता चला कि कशिश ने उसे 6 बार कॉल कर दिया है लगातार और वो अपने काम पर लगा रहा। और कशिश आर्यन से हद से ज्यादा नाराज हो गई और शांति से बेड पर लेट गए और वह दोपहर के खाने के लिए नीचे नहीं गई या यूं कहीं कि कोई उसे बुलाने तक नहीं आया। शाम को 6 बजे आर्यन जब घर आया तो देखा कि घर अच्छे से सजा दिया गया था और मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का आना हो चुका था घर पर, जो कि सिर्फ निशा और अनुष्का को रेडी करने आए थे। और सिर्फ 2 लोगों को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया और बोला, सिर्फ 2 लोग, तीसरा कहाँ है? जिस पर अनुष्का ने कहा, 2 ही तो चाहिए ना भैया, एक मेरे लिए और एक माँ के लिए। आर्यन की नजरें कश गई और वो गुस्से से वहां से अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कशिश तो सो गई थी और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। जिस पर आर्यन अपनी स्टडी रूम से स्मार्ट की लेकर आया और उस दरवाजा खोला और अंदर गया तो देखा कि कशिश अपने चेहरे को अपने एक हाथ से ढके हुए एक पैर को ऊपर किए हुए सो रही थी। आर्यन के हाथ में इस वक्त एक बैग था। उसने वो बैग टेबल पर रखा और कशिश के पास आया और उसका सर छूकर देखा कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, लेकिन नहीं, कोशिश बिल्कुल ठीक थी। और आर्यन के छूते जैसे उसे होश आया और उसकी आंखें खुली और आर्यन ने देखा कि कशिश की आंखें फिलहाल थोड़ी सी वाइट हुई थी नींद की वजह से। आर्यन ने कशिश को हेल्प किया उठने में और कशिश उबासी लेकर सिरहाने से बैठ गई और अपना सर थोड़ी देर के लिए सिरहाने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ले। और आर्यन उठा और इस बैग को लेकर कशिश के पास आया और बोला, ये लो। जिस पर कशिश ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आर्यन एक बैग लेकर उसके पास आया था और उस बैग को खोल रहा था। और फिर आर्यन ने एक ब्लू कलर की साड़ी उसमें से बाहर निकाले और कशिश के हाथ पर उसे रखते हुए बोला, आज रात एक पार्टी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुम्हें ये पहनना है। कशिश साड़ी देखकर हैरान हो गई और उसने कहा, लेकिन पार्टी इंडिया में नहीं रसिया में है, साड़ी क्या अच्छी होगी। जिस पर आर्यन उसके चेहरे के पास आया और उसकी नाक से अपनी नाक मिलते हुए कहा, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी होगी, और वैसे भी जबरदस्ती तुम्हें कोई वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना चाहता और मुझे पता तुम कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली साड़ी लेकर आया हूं। कोशिश ने कहा, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको इतने सारे कॉल किया। जिस पर आर्यन की आंखें थोड़ी छोटी हो गई और वह बोला, मैं उस वक्त मीटिंग में था, लेकिन उसके बाद मैंने भी तुम्हें बहुत कॉल किए थे, लेकिन तुमने उठाया नहीं। पर मैंने तो बुरा नहीं माना, जिस तरीके से तुम बुरा मानकर सो गई। सॉरी, कशिश ने कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो आर्यन को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने कोशिश का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, कुछ हुआ है क्या मेरे पीछे? माँ ने अनुष्का नहीं है, पापा ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? जिस पर कशिश उसके सीने से लग गई और बोली, क्या आप सिर्फ मुझे 10 साल ही प्यार करोगे? बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद सारा प्यार बच्चों को शिफ्ट हो जाएगा, मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा क्या? आप मुझसे मुंह मोड़ लोगे? मैं बदसूरत हूं? आर्यन को समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा बोल क्यों रही है, क्योंकि कशिश के दिमाग में अनुष्का ने शक पैदा कर दिया था कि आर्यन को भी छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है। और आर्यन बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और मैंने कब कहा तुम्हें कि मेरा प्यार सिर्फ 10 साल के लिए है? प्यार कया टाइम देखता है। कशिश ने अब उसे थाम लिया और बोली, पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि आपका प्यार सिर्फ कुछ समय के लिए है, उसके बाद हट जाएगा। आर्यन ने उसे सीधा किया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, नथिंग इज लाइक दैट। मेरा प्यार कुछ समय के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए है।
मरने के बाद भी आसमान में जाकर तुमसे प्यार करूंगा, और यह फालतू की बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अनुष्का का नाम नहीं लेना चाहती थी। आर्यन उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन लंबे समय तक जब कुछ कशिश बोली ही नहीं तो उसने कहा, अच्छा छोड़ो और यह कपड़े लो और अच्छे से तैयार हो जाओ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है पार्टी शुरू होने में, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। कशिश ने सर हाँ में हिला दिया और वह बेड से उठ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। आर्यन अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और किसी को फोन किया तो दूसरी तरफ से आवाज आए, हेलो। आर्यन ने कहा, श्री मल्होत्रा कैसे हैं आप? और आवाज सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी, जो कि एक उम्रदराज आदमी था और इस वक्त अपने घर की बालकनी एरिया की तरफ बैठा हुआ था, वो बोला, आर्यन सिंह रघुवंशी, तुम? उसकी आवाज में रौब और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिस पर आर्यन जोर जोर से हंसता हुआ बोला, हाँ मैं। कैसे हैं आप? और खबर तो मिली गई होगी, आखिर बेटा गायब जो है आपका 3 दिनों से। और आर्यन की बात पर मिस्टर मल्होत्रा बोले, आर्यन सिंह रघुवंशी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को किडनैप करके। आर्यन ने इस पर गहरी सांस ली और बोला, आपके बेटे ने कौन सा दूध का धुला हुआ काम किया था, और मैं तो उसे सिर्फ उसके बदले किडनैप किया है, ऊपर नहीं पहुंचा दिया क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम है, अभी जब टाइम आएगा तो वह भी कर दूंगा। जिस पर मिस्टर मल्होत्रा बोले, अपने हाथों को जरा काबू में रखो आर्यन सिंह रघुवंशी, वरना तुम्हारी महबूबा को हम कहां से कहां पहुंचा देंगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा और बस जिंदगी भर उसकी तलाश में रह जाओगे। जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा अपनी बात से चुप हुए, आर्यन गुस्से से बोला, और जरा आप भी अपने शब्दों को लगाम दीजिए मिस्टर मल्होत्रा, वरना आपका यहाँ एक शब्द गलत निकला आपके मुंह से और वहां आपका बेटा सीधा ऊपर भगवान के पास, और अगले दिन उसकी कटी हुई लाश आपके घर पर पार्सल करवा दूंगा। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से बोले, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया तो। जिस पर आर्यन ने कहा, तो अपनी जुबान को लगाम दीजिए ना मिस्टर मल्होत्रा, आपके बेटा सही सलामत आ जाएगा, फिलहाल कुछ खातिरदारी करनी है उसके साथ करने दीजिए। मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से फोन काट दिया। कशिश वॉशरूम से ही पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर बाहर आई, साड़ी उसने बाहर बेड पर रखी हुई थी और वह आए तो देखा कि आर्यन नहीं था। वो क्लोजेट में चला गया था कपड़े चेंज करने के लिए, इसीलिए कशिश आईने के पास आई और सबसे पहले अपनी ब्लाउज की डोरी को ध्यान से देखकर बांधने की कोशिश करने लगी। तभी उसे क्लोजेट का दरवाजा खुलता हुआ नजर आया और उसने क्लोजेट में देखा तो आर्यन था, जिसने व्हाइट एंड ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसमें वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और कुछ पल के लिए कशिश आर्यन के उसे लुक को एडमायर करती रह गई और फिर उसने वापस अपनी नजर आईने की तरफ करी और अपने ब्लाउज की डोरी बांधने लगी, और आर्यन भी ड्रेसिंग के पास आया और कोम उठाकर अपने बालों को ठीक किया। अपने आप को अच्छे से तैयार करने के बाद आर्यन कशिश के पीछे गया और उसके हाथों को पकड़ लिया, जिस पर कशिश की सांस अटके और आर्यन उसके बेहद करीब जाकर उसके गले पर किस करते हुए बोला, मैं करता हूं ना। और उसके बाद आर्यन ने उसकी ब्लाउज की डोरी को बांधना शुरू किया, लेकिन हर बार जब भी आर्यन की उंगलियां उसकी कमर को छूती तो कशिश सिहर उठती और उसके मुंह से हल्की सी सिसक निकल पड़ती और वह अपने पीठ को बार बार अंदर बाहर कर रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिस पर उसके सीने भी ऊपर नीचे हो रहे थे। आर्यन ने अपने होठों को ले जाकर उसकी पीठ पर रख दिया और कशिश ने तपिश भरी निगाहों से आर्यन को आईने के जरिए देखा और आर्यन उसकी पीठ को किस करने में लग गया। और उसके बाद कशिश ने बड़ी हिम्मत से कहा, छोड़ दीजिए, पार्टी में जाना है। ये सुनते ही आर्यन ने कशिश को पलट दिया और उसे एक दीवार से लगा दिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ ले जाते हुए रब करते हुए बोला, ऑफ कोर्स पार्टी में जाना है, लेकिन पार्टी मेरी है, मेरी मर्जी में कभी भी जाऊं, मैं अपनी पार्टी का मालिक हूं और फिलहाल मेरे जाने का मन नहीं बल्कि अपनी बेबी स्वीट कॉर्न को प्यार करने का मन है। और उसके बाद आर्यन ने कशिश के गुलाबी होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। आर्यन उसे फ्रेंच किस करने लगा और कशिश के हाथ अपने आप उठकर आर्यन के कंधे पर आ गए और वह उन्हें प्रेस करने लगी, तो आर्यन ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरा हाथ वह उसके पेट पर लेकर गया और दोनों हाथों से उसे दबाने लगा। तो कशिश की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई और वह चीखना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसके होठों को अपनी लिप्स से बंद किया हुआ था, जिस पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। आर्यन ने 15 मिनट की उस पैशनेट डीप और इंटेंस किस के बाद कशिश के होठों को आजाद किया और फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, आई एम ट्राइंग फॉर योर लिप्स अ सुपर क्रेजी एंड टेस्टी बेबी स्वीट कॉर्न। तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम इतनी खूबसूरत और डिलीशियस लगो? आर्यन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और कशिश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ करी और बोली, हम फ्लर्ट बाद में भी कर सकते हैं। आर्यन ने इस पर उसे बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया और कशिश की निगाहें उसकी निगाहों से जाकर मिली और वो बोला,
अब फ्लर्ट करने का टाइम गया बेबी स्वीट कॉर्न। तुम्हें इस पेटीकोट और ब्लाउज में देखकर तो कुछ और ही करने का मन करता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आर्यन ने इजाजत मांगना ज्यादा जरूरी समझा तो कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस आर्यन की बातों को फील करने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।